नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंटन चेकोव की मार्मिक कहानी तितली। ओल्गा के तमाम दोस्त और जान पहचान के लोग उसकी शादी में सम्मिलित हुए। सिर से पति की ओर इशारा करते हुए वह अपने दोस्तों से कह रही थी, जरा देखिए तो इन्हें, लगता है ना कि इनमें कुछ विशेष बात है ना? मानो यह सफाई देने को उत्सुक हो कि कैसे वह एक मामूली आदमी से शादी करने को राजी हो गई थी। उसका पति ओसिप दिमोव डॉक्टर था और उसका ओहदा कोई बहुत बड़ा नहीं था। वह 2 अस्पतालों में काम करता था, एक अस्पताल में बाहरी डॉक्टर के रूप में और दूसरे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की हैसियत से। रोज 9 बजे से 12 बजे तक वह अपने आने वाले मरीजों को देखता और अपने वार्ड में राउंड लगाता और तीसरे पहर घोड़ों वाली ट्राम में दूसरे अस्पताल चला जाता, जहां मरने वाले मरीजों के शवों को चीर-फाड़ कर परीक्षा करता। उसकी व्यक्तिगत प्रैक्टिस बहुत कम थी, लगभग 500 रूबल सालाना। बस उसके बारे में और कोई खास बात नहीं थी, पर ओल्गा और उसके दोस्तों को किसी भी तरह से साधारण नहीं कहा जा सकता था। उनमें हर एक किसी न किसी तरह से विशेष था और थोड़ा बहुत नाम कमा चुका था और उन्हें अपने क्षेत्र की हस्ती माना जाता था। उन लोगों की ख्याति थी। दूसरा एक ओपेरा का गायक था, मोटा और सुशील था। वह आह भर कर ओल्गा को यकीन दिलाता था कि वह अपने समय को बर्बाद कर रही है। अगर वह इतनी कामचोरी ना करे तो वह बहुत अच्छी गायिका बन सकती है। इसके अलावा भी कई कलाकार थे, जिनमें सबसे प्रमुख बोस्की था, जो दैनिक जीवन के दृश्यों, जानवरों तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करता था और लगभग 25 साल की उम्र का बहुत सुंदर, हल्के सुनहरे बालों वाला नवयुवक था। एग्जीबिशन में उसके चित्रों की प्रशंसा होती थी और सबसे नया चित्र 500 रूबल में बिका था। वह ओल्गा के स्केच सुधारता था और कहता था, संभवतः चित्रकार बन सकती हो, और एक वायलिन बजाने वाला भी था, जिसकी खुली घोषणा थी कि उसकी तमाम परिचित औरतों में केवल ओल्गा उसकी बराबरी कर सकती है। एक लेखक भी था, नौजवान लेकिन ख्याति प्राप्त। उसने लघु उपन्यास, नाटक और कहानियां लिखी थीं। और कौन? हाँ, वासिली, जो कुलीन जमींदार था और जो पुस्तकों पर शौकिया चित्र और बेलबूटे बनाता था, जिसे प्राचीन रूसी शैली से और रूसी पौराणिक कथाओं से सच्चा प्रेम था। वह कागजों, चीनी मिट्टी की चीजों और तस्तरियों पर खूबसूरत चित्र बना सकता था। इन कलाकारों के समाज में डॉक्टर के अस्तित्व की सिर्फ बीमार पड़ने पर ही याद आती थी, और जिनके कानों के लिए दिमोव साधारण नाम था। उनके बीच दिमोव एक अजनबी, छोटा और फालतू सा व्यक्ति मालूम पड़ता था। हालांकि वह लंबा और चौड़े कंधों वाला युवक था। उसका कोट ऐसा लगता था कि किसी दूसरे के लिए बनाया गया है। अभिनेता ओल्गा से कह रहा था कि सुनहरे बालों का जूड़ा किए और शादी की पोशाक पहने वह चेरी के पेड़ सी लग रही है, उतनी ही सुंदर जैसा कि बसंत में सफेद फूलों से लदा चेरी का पेड़। ओल्गा उसका हाथ पकड़ते हुए अपने प्यार का किस्सा कह रही थी। तो हमारी मुलाकात ऐसे हुआ यह कि पिताजी और दिमोव एक ही अस्पताल में काम करते थे। बेचारे पिताजी जब बीमार पड़े तो दिमोव ने रात दिन उनके बिस्तर के पास रहकर देखभाल की। मैं भी रात भर वहीं पर सोती थी, पिताजी के पास बैठी रहती थी, और देखो, दिमोव का दिल जीत लिया। मेरा दिमोव मोहब्बत में दीवाना हो गया। भाग्य कैसा अजीब हो सकता है। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद कभी कभी दिमोव मुझसे मिलने आता और हम कभी कभी घर के बाहर भी मिलते। और एक दिन दिमोव ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं सारी रात रोई और स्वयं भी दिमोव की दीवानी हो गई, और अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ओल्गा ने प्रेम से दिमोव को पुकारा। दिमोव, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं।
यहाँ और वो बोस्की से हाथ मिलाओ। आपको दोस्ती करनी चाहिए। दिमोव ने निश्चल और सरल हृदय मुस्कुराहट के साथ बोस्की की तरफ हाथ बढ़ाया। बहुत खुशी हुई, उसने कहा। कॉलेज में मेरे साथ एक बोस्की पढ़ता था, वह आपका रिश्तेदार तो नहीं था ना? ओल्गा 22 साल की लड़की थी और दिमोव 31 का था। शादी के बाद उनका जीवन अत्यंत सुख भरा था। अपनी बैठक की दीवारों को ओल्गा ने अपने और अपने दोस्तों के मड़े अनमड़े स्केचों से भर दिया। पियानो, कुर्सी, मेजों के चारों ओर का स्थान उसने चीनी छातों, चित्र रखने की तिपाइयों, कई रंगों के कपड़ों, कटोरों, छोटी छोटी मूर्तियों, तस्वीरों आदि कलापूर्ण वस्तुओं से भर दिया। सोने के कमरे की दीवारों और छत पर उसने गहरे रंग के पर्दे लगा दिए ताकि वह गुफा सी मालूम हो। बिस्तरों के ऊपर वेनिस का लैंप लगा दिया। सबका कहना था कि नव दंपति ने अपने लिए बहुत आरामदायक नींव तैयार कर ली है। ओल्गा हर रोज 11 बजे जागती, पियानो बजाती या अगर धूप होती तो ऑयल पेंटिंग बनाती। 12 के थोड़ी देर बाद वह अपनी लेडी टेलर के यहाँ जाती। उसके और दिमोव के पास बहुत थोड़ा पैसा था, सिर्फ जरूरत भर के लिए काफी, और नई नई पोशाकें पहनने और औरों पर रूप डालने के लिए उसे और उसके टेलर को हर मुमकिन जुगाड़ करनी पड़ती थी। बार बार पुरानी रंगी हुई फ्रॉक और सस्ते लेस, मखमल और रेशम के कुछ टुकड़ों से अचंभे कर दिखाए जाते और पोशाक नहीं बल्कि बिल्कुल बढ़िया चीज एक सपना सा बनकर तैयार कर दे जाती। लेडी टेलर के यहाँ से आमतौर पर वह अपनी किसी परिचित अभिनेत्री के यहाँ थिएटर की गपशप सुनने जाती और साथ ही किसी नाटक के पहले प्रदर्शन या सहायता के लिए नाटक के टिकट पा लेने की कोशिश करती। अभिनेत्री के यहाँ से उसको किसी कलाकार के स्टूडियो में या आर्ट एग्जीबिशन देखने जाना पड़ता और फिर वहां से किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति के यहाँ गपशप करने के लिए चली जाती। हर जगह अपनत्व और खुशी से उसका स्वागत किया जाता था और उसे विश्वास दिलाया जाता था कि वह सबसे अच्छी, असाधारण और प्यारी है। वे उसका बराबरी के दर्जे से स्वागत करते और उसकी सर्वसम्मत राय थी कि अपने गुणों, दिमाग और रुचि के कारण वह अवश्य ऊंची उठेगी, बशर्ते वह अपनी प्रतिभा को इतनी दिशाओं में बर्बाद करना बंद करते। वह गा लेती, पियानो बजा लेती, तेल चित्र भी बना लेती थी, मिट्टी की मूर्तियां भी बनाती थी, शौकिया नाटकों में अभिनय करती और यह सब काम यूं ही मामूली ढंग से नहीं बल्कि प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए। वह जो भी काम करती, चाहे सजावट के लिए लालटेन बनानी हो, पोशाक पहननी हो और चाहे किसी को मामूली सी टाई बांधनी हो, कलापूर्ण, सुघड़ और मोहक ढंग से करती। लेकिन किसी भी चीज में उसकी प्रतिभा इतनी अच्छी तरह प्रदर्शित न होती जितनी कि ख्याति प्राप्त लोगों से तत्काल दोस्ती और आत्मीयता उत्पन्न कर लेने में। ख्याति प्राप्त लोगों से जान पहचान की उसकी प्यास बहुत ही प्रबल थी, को वह कभी बुझा नहीं पाती थी। पुराने मित्र विलीन हो जाते और भुला दिए जाते, उनकी जगह नए मित्र ले लेते, लेकिन थोड़े दिनों में वह उनसे भी उकता जाती। वह उत्सुकता से नए नए विख्यात लोगों को खोजने लगती। जब उन लोगों को पा लेती तो फिर से नए विख्यात लोगों की तलाश में लग जाती। 4 और 5 बजे के बीच वह अपने पति के साथ घर पर भोजन करती। दिमोव की सादगी और हंसमुख स्वभाव उसको प्रशंसा और आनंद की दिशा में पहुंचा देता। वह रह रहकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ती, बाहें डालकर उसके माथे पर चुंबनों की बौछार कर देती। वह दिमोव से कहती, तुम बुद्धिमान और बहुत अच्छे हो दिमोव, लेकिन तुम में एक बहुत बड़ा दोष है, तुम कला में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं लेते। दिमोव नम्रता से कहता, सारी उम्र मैंने प्राकृतिक विज्ञान और चिकित्सा का अध्ययन किया है और कभी भी कला के लिए मेरे पास समय नहीं रहा। ओल्गा कहती, लेकिन यह तो बहुत बुरी बात है दिमोव,
दिमोव कहता, क्यों? तुम्हारे दोस्त प्राकृतिक विज्ञान और चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं जानते। हर एक का अपना क्षेत्र होता है। चित्र या ओपेरा मेरी समझ में नहीं आते, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि कुछ होशियार आदमी इन चीजों में सारी जिंदगी लगा देते हैं और दूसरे बुद्धिमान लोग इनके लिए काफी धन खर्च कर देते हैं, इसीलिए वे जरूर ही आवश्यक होंगी। मैं उन्हें समझता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी अवहेलना करता हूँ। दिमोव की ईमानदारी पर ओल्गा उसका हाथ अपने हाथ में रखकर प्यार से दबाती। भोजन के बाद ओल्गा मुलाकातें करने के लिए निकल जाती, फिर नाटक या कंसर्ट में जाती और आधी रात से पहले घर वापस न लौटती। हर रोज यही क्रम रहता। बुधवार की शाम को लोगों से मिलने के लिए वह घर पर रहती। बुधवार की इन शामों को मेजबान और मेहमान नाचते या ताश नहीं खेलते थे, वे तो कला में अपना मनोरंजन करते थे। संवाद बोलने, गाने बजाने के बीच के अवकाश में वे कला, साहित्य और नाटकों के बारे में बातचीत और बहस करते। इन गोष्ठियों में कोई औरतें ना होती, क्योंकि ओल्गा अपनी टेलर और अभिनेत्रियों को छोड़कर हर औरत को तुच्छ और उबा देने वाला समझती थी। दिमोव कभी भी बैठक में न आता, लेकिन ठीक 11:30 बजे खाने के कमरे का दरवाजा खुलता और सरल हृदय मुस्कुराहट के साथ हाथ मलते हुए दिमोव दरवाजे पर यह कहता हुआ दिखाई देता, आइए कुछ खाना पीना हो जाए। सब लोग खाने के कमरे में जाते और हर मर्तबा उनकी आंखें वही चीजें पाती, ओएस्टर की तस्तरी, टिन बंद मछली, बेकन या बछड़े का गोश्त, पनीर, खुम्बियों का अचार, केवियार, वोदका और 2 जग हल्की शराब के। मेहमान खाना खाते हुए डॉक्टर दिमोव की ओर देखते और सोचते, वास्तव में बहुत अच्छा आदमी है यह, लेकिन वे फौरन ही फिर से उसको भूलकर नाटक, संगीत, कला की बातें करने लगते। युवा दंपति सुखी थे और उनकी जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी, परंतु तीसरा हफ्ता पूरी तरह सुखी नहीं रहा। दिमोव को अस्पताल में एरिस्पेलेटस का रोग हो गया और उसको 6 दिन बिस्तर में रहना पड़ा। खूबसूरत काले बालों वाला उसका सिर मूंड दिया गया। बुरी तरह रोती हुई ओल्गा उसके सिरहाने बैठी रही, लेकिन जब वह जरा अच्छा हुआ तो उसने उसके सिर पर एक सफेद रुमाल बांध दिया और उसका चित्र बनाने लगी। दोनों ने इसे खूब एंजॉय किया। बिल्कुल ठीक हो जाने के कोई 3 दिन बाद जब उसने अस्पताल जाना शुरू किया था, उस पर फिर एक विपत्ति आ गई। दिमोव ने एक दिन खाना खाते वक्त ओल्गा से कहा, मेरी तकदीर बहुत बुरी है। आज मुझे 4 शवों का पोस्टमार्टम करना पड़ा और मेरी 2 उंगलियां कट गईं। घर लौटने पर ही मैंने यह देखा। ओल्गा घबरा गई। वह मुस्कुराया और बोला कि कोई बात नहीं, और पोस्टमार्टम के दौरान अक्सर उसके हाथ पर चाकू लग जाता है। मैं तन्मय हो जाता हूँ और फिर सब कुछ भूल जाता हूँ, उसने कहा। ओल्गा घबरा कर सेप्टिक शुरू होने की आशंका में रही और रात भर प्रार्थना करती रही कि सेप्टिक ना हो, पर खैर सब ठीक रहा और पहले की तरह सुखी और शांतिपूर्ण, चिंताहीन व कष्टहीन जीवन का ढर्रा फिर जल पड़ा। वर्तमान सुंदर था और जल्द ही बसंत आने वाला था। दूर से मुस्कुराता हुआ उन्हें 1000 खुशियों का सुखद आश्वासन देता हुआ कि सदैव प्रसन्नता ही रहेगी। अप्रैल, मई और जून के लिए नगर से दूर जाना होता था। टहलो। ओल्गा और कलाकार अप्रैल, मई, जून के लिए नगर से दूर जाते। वह टहलते, प्रकृति की गोद में स्केच बनाते, मछली पकड़ते और फिर जुलाई से पतझड़ तक वोल्गा पर कलाकारों की यात्रा, जिसमें ओल्गा के न जाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। उसने 2 सफर की पोशाकें बनवा ली थीं और रंग, कुची, किरमिच और रंग पटल खरीद लिए थे।
उसका चित्रकला का अभ्यास कैसा चल रहा था यह देखने के लिए बोस्की लगभग रोज ही आता। जब वह उसे अपने चित्र दिखाती तो जेबों में हाथ डालकर नाक चढ़ाता हुआ वह कहता, यह बादल बहुत भड़कीला है, उस पर लौ शाम की नहीं है, अग्रभूमि गड़बड़ है और कुछ कमी है, झोपड़ी दबोच दी गई है और वह रिरिया रही है, उस कोने को और ज्यादा गहरा करना चाहिए। वैसे सब मिलाकर तस्वीर बुरी नहीं है। वह जितना ही ज्यादा गूढ़ ढंग से बोलता उतनी ही आसानी ओल्गा को उसे समझने में होती। जून में पवित्र त्रयक पर्व के दूसरे दिन को तीसरे पहर दिमोव कुछ मिठाइयाँ और खाने की चीजें लेकर अपनी बीवी के पास गया। उसने 15 दिन से उसे देखा नहीं था और उसकी याद उसे बुरी तरह सता रही थी। रेल में और उसके बाद जब वह घनी झाड़ियों में अपना ठिकाना ढूंढ रहा था तो उसको बहुत जोर की भूख लग रही थी। दिमोव अपनी बीवी के साथ बैठकर खाने और फिर बिस्तर में लेट आराम करने के ख्यालों में मग्न हो गया। सूरज ढल चुका था तब वह अपना ठिकाना ढूंढ सका। बूढ़ी नौकरानी ने उसे बताया कि मालकिन घर पर नहीं है, लेकिन शायद थोड़ी देर में वापस आ जाएं। सादे कागज लगी नीची छतों, ऊंचे नीचे दरार भरे फर्श वाले बदनुमा से घर में सिर्फ 3 कमरे थे। एक कमरे में एक बिस्तर था, दूसरे में तस्वीर बनाने के किरमिच, रंग की कुचियां और मैला कपड़ा तथा मर्दों के कोट और टोप कुर्सियों और खिड़कियों पर बिखरे पड़े थे। तीसरे कमरे में दिमोव की भेंट 3 अजनबी आदमियों से हुई। 2 तो काले बालों वाले और दाढ़ियां रखे हुए थे और तीसरा मोटा व्यक्ति था, सिर मुड़ा, दाढ़ी मूछें साफ। वह अभिनेता प्रतीत होता था। दिमोव की तरफ अप्रसन्न भाव से देखते हुए अभिनेता ने भारी आवाज में पूछा, क्या चाहिए आपको? ओल्गा से मिलना है, ठहरिए, वह आती ही होगी। दिमोव बैठकर इंतजार करने लगा। काले बालों वाले व्यक्तियों में से एक ने उसकी ओर नींद भरी थकी थकी आंखों से देखते हुए अपने लिए थोड़ी सी चाय उड़ेली और पूछा, चाय पीजिएगा? दिमोव भूखा प्यासा था, लेकिन उसने चाय पीने से इनकार कर दिया ताकि चाय पीने से भूख न मिट जाए। थोड़ी देर में कदमों की और परिचित हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। धमाके से दरवाजा खुला। चौड़े किनारों वाला टोप लगाए एक पेटी उठाए ओल्गा कमरे में तेजी से घुसी। उसके पीछे बड़ा छाता और मुड़ने वाला स्टूल लिए बोस्की आया। वह बहुत उमंग में था और उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। खुशी से गदगद होते हुए ओल्गा चीखी, दिमोव, दिमोव। उसकी छाती पर दोनों हाथ और सिर रखते हुए उसने दोहराया, तुम इतने लंबे समय तक यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों? दिमोव ने कहा, मैं कैसे आ सकता था? मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ और जब मेरे पास थोड़ी फुर्सत भी होती है तो हमेशा ऐसा होता है कि उस वक्त ट्रेन ही नहीं होती। ओह, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। सारी रात मैं तुम्हारे सपने देखी हूँ। मैं डर रही थी कि कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। काश तुम्हें पता होता कि तुम कितने प्यारे हो और कितने सौभाग्य की बात है कि तुम आ गए हो। ओह, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। कल यहाँ एक शादी है। हंसते हुए उसने पति की टाई ठीक करते हुए कहा, तार बाबू की शादी है। चिएब उसका नाम है। खूबसूरत लड़का है। वह काफी अक्लमंद भी है। वह नौजवान नॉर्मन योद्धा के चित्र के लिए मॉडल बन सकता है। गर्मियों में जब हम यहाँ आए तब उससे मुलाकात हुई थी और हमने उसके शादी में शामिल होने का वादा कर दिया। वह अमीर नहीं है। शादी प्रार्थना के फौरन बाद होगी और सब लोग गिरजे से सीधे दुल्हन के घर पैदल जाएंगे। लेकिन दिमोव, मैं क्या पहनकर गिरजे जाऊंगी? व्याकुल चेहरा बनाए हुए ओल्गा ने कहा, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पोशाक, न फूल, न दस्ताने। इस वक्त तुम्हारे यहाँ आने के माने हैं कि यह भाग्य की इच्छा है कि तुम मुझे बचा लो। चाबियां ले लो और घर चले जाओ और कपड़ों की अलमारी से मेरी गुलाबी पोशाक ले आओ। याद है, वह बिल्कुल सामने ही लगी है और स्टोर के फर्श पर दाईं ओर तुम्हें 2 दफ्ती के बक्स मिलेंगे। जब तुम ऊपर वाला बक्स खोलोगे तो तुम्हें जालीदार कपड़े और दुनिया भर के टुकड़ों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और उसके नीचे फुलमारी मिलेगी।
जितनी फुलवारी हो निकाल लेना और कोशिश करना कि गिजमिजाए नहीं। मैं बाद में उनमें से एक चुन लूंगी और मेरे लिए दस्तानों का एक जोड़ा खरीद लेना। दिमोव ने कहा, ठीक है, मैं कल जाकर उन्हें भेज दूंगा। कल? उसकी ओर स्तंभता से देखते हुए ओल्गा ने कहा, कल तो संभव ही नहीं है। पहली गाड़ी कल 9 बजे छूटती है और शादी 11 बजे है। नहीं, तुम्हें आज ही जाना होगा। अगर तुम खुद कल नहीं जा सकते हो तो सब चीजें अर्दली के हाथ भिजवा देना। गाड़ी अभी जाती ही होगी, देर मत करो। दिमोव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। चाय का गिलास निकल कर एक बिस्कुट लेकर दिमोव नम्रता से मुस्कुराते हुए स्टेशन चला गया। कैवियर, पनीर और मछली का मजा उन 2 काले बालों वाले आदमियों और मोटे अभिनेता ने लूटा। जुलाई की एक शांत चांदनी में ओल्गा बोल्गा नदी में एक स्टीमर पे खड़ी बारी बारी से पानी और नदी का सुंदर किनारा देख रही थी। उसके पास बोस्की खड़ा था। उसे बता रहा था कि पानी की सतह पर पड़ने वाली काली छाएं नहीं, स्वप्न हैं। यह जादू भरा चमकीला पानी, असीम आकाश, ये उदास और चिंताकुल किनारे सब हमें हमारे जीवन की सारता बता रहे हैं और किसी महान, अविनाशी और आनंदकारी चीज का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा हो कि हर चीज भुला दी जाए। ओल्गा बारी बारी से बोस्की की आवाज और रात की खामोशी सुन रही थी और अपने आप से कह रही थी कि वह अमर है और वह कभी नहीं मरेगी। टकटकी लगाए देर तक अंधकार में घूरते घूरते उसे लगा कि जैसे वह स्वयं अपने ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा कर रही हो और यह सब वह देख रही हो। वह यह भी सोच रही थी कि उसके पास रेलिंग पर झुका हुआ व्यक्ति दरअसल एक महान आदमी है, विलक्षण प्रतिभावान है और भाग्यशाली है। ओल्गा ने बोस्की से कहा, ठंड हो रही है और उसे कपकपी आ रही है। बोस्की ने अपना कोट उसके शरीर में लपेट दिया। वह लगातार उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसी डरावनी चमक थी कि ओल्गा को उसकी ओर देखने में डर लग रहा था। बोस्की ने ओल्गा से कहा, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। उसके गाल पर सांस छोड़ते हुए वह फुसफुसाया, तुम सिर्फ एक शब्द कह दो और मैं जिंदा नहीं रहूंगा, कला त्याग दूंगा। व्याकुल होकर वह बुदबुदाया, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। आंखें बंद करते हुए ओल्गा ने कहा, इस तरह से बात मत कीजिए, यह गलत है। और दिमोव का क्या होगा? दिमोव? लेकिन कोई दिमोव नहीं। ओह, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अतीत नहीं चाहिए, मुझे केवल एक पल दो, एक छोटा सा पल। ओल्गा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने पति के बारे में सोचने की चेष्टा की, लेकिन पूरा अतीत, उसकी शादी, दिमोव, बुधवार की शामें, सब कुछ, सब उसे तुच्छ, नगण्य, धुंधला, बेकार और दूर, बहुत दूर लग रहा था। उसको जितनी खुशी मिली है वह उस जैसे मामूली आदमी के लिए काफी है। चेहरे के अपने हाथों से ढांपते हुए उसने अपने आप को समझाया, हे ईश्वर, कितना भयानक और कितना मोहक है यह। उसे बाहों में भरते हुए और आवेश में उसके हाथों को चूमते हुए जिनसे वह हल्के से उसे दूर हटा रही थी, कलाकार बुदबुदाया, तुम मुझे प्यार करती हो ना? कहो हाँ। उफ, क्या रात है, कैसी स्वर्णिम रात है। आंसुओं से चमकती हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर ओल्गा बुदबुदाई, हाँ, कैसी मनमोहक रात है। फिर फौरन इधर उधर देखकर उसने उसे बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूम लिया। किनेस्मा पहुंच रहे हैं, डेक की दूसरी तरफ से किसी ने कहा। भारी कदम सुनाई पड़े। यह रेस्टोरेंट के कर्मचारी के गुजरने की आवाज थी। आनंद से हंसते और रोते हुए ओल्गा ने उसे पुकारा, सुनो, हमारे लिए थोड़ी शराब ला दो। कलाकार उत्तेजना से पीला पड़ गया। वह बेंच पर बैठ गया और ओल्गा को प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव से देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कालांत में मुस्कुराहट से उसने कहा, मैं थक गया हूँ, और उसने अपना सिर रेलिंग पर रख दिया। 2 सितंबर को दिन गर्म था।
हवा स्थिर थी पर बादल छाए हुए थे। सवेरे तड़के बोलगा के ऊपर हल्का सा कुहासा छाया हुआ था। 9 बजे के बाद बूंदें पड़नी शुरू हो गईं। आसमान साफ हो जाने की बिल्कुल ही आशा न थी। चाय पीते हुए बोस्की ओल्गा से कह रहा था, चित्रकारी सब कलाओं से अधिक कृतघ्न और उवा देने वाली कला है। वह कलाकार है ही नहीं। अचानक चाकू उठाकर उसने अपने सबसे अच्छे चित्र को खरोच डाला। चाय के बाद वह अनमनस्यता खिड़की के पास बैठा नदी की ओर देखने लगा। नदी के ऊपर कौवे उसे चढ़ाते हुए उड़ रहे थे। बोस्की उनकी कांव कांव सुनते हुए सोच रहा था, मैं जो कर सकता था वह कर चुका हूँ। अब और कुछ करने की प्रतिभा नहीं रही। इस संसार में सब कुछ अपेक्षित और मुक्तापूर्ण है। मुझे इस औरत के चक्कर में नहीं आना चाहिए था। मतलब यह कि वह व्यथित और उदास बैठा था। ओल्गा पर्दे की ओट में खाट पर बैठी अपने सुनहरे बालों में उंगलियां फिरा रही थी और कल्पना में देख रही थी कि वह अपने दीवान खाने, सोने के कमरे, अपने पति के अध्ययन कक्ष में है। उसकी कल्पना ने उसे थिएटर, दर्जिन और अपने नामी मित्रों के पास पहुंचा दिया। लिए हैं तो उसने 100 रूबल और भेज दिए थे। कितना अच्छा इंसान है वह। यात्रा ने ओल्गा को थका दिया था। वह ऊब गई थी। वह बेचैन थी कि किसानों के बीच से नदी से उठने वाली नमी की इस गंध से किसी प्रकार बचकर भाग जाए और उस शारीरिक गंदगी की भावना को झाड़ कर फेंक दे जो वह किसानों की झोपड़ियों में रहते गांव-गांव फिरते हुए हर समय अनुभव करती थी। बोस्की ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हे भगवान, यह सूरज पता नहीं कब निकलेगा। मैं सूरज की रोशनी से दमकते प्राकृतिक दृश्य का चित्र कैसे बनाऊं, जब खुद सूरज का ही नहीं पता है। ओल्गा ने ओट से बाहर निकलते हुए कहा, तुम्हारे पास एक चित्र है जिसमें आकाश पर बादल छाए हैं, क्या तुम्हें याद नहीं? उसमें सामने ही दाहिनी ओर एक जंगल है और गायों और बत्तखों का झुंड बाईं ओर है। तुम उसे पूरा कर डालो। अब बोस्की ने मुंह बनाते हुए कहा, पूरा कर डालो? क्या तुम सचमुच मुझे इतना मूर्ख समझते हो कि मैं अपना भला बुरा नहीं जानता? ओल्गा ने सांस भरते हुए कहा, तुम मेरे प्रति कितने बदल गए हो। बोस्की ने कहा, यह भी अच्छा हुआ। ओल्गा के होठ थिरके। वह जल्दी से अलाप घर के पास पहुंच गई और वहीं रोने लगी। बोस्की ने यह देखकर कहा, और अब ये आंसू? ओह, अब बंद करो। मेरे पास भी रोने के 1000 कारण मौजूद हैं, पर मैं तो नहीं रोता। ओल्गा ने सिसकी भरते हुए कहा, 1000 कारण? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि तुम मुझसे ऊब गए हो। और उसकी सिसकियां और भी बढ़ गईं। असली बात यह है कि तुम हमारे प्रेम पर लज्जित हो। तुम डरते हो कि कलाकारों को कहीं पता न चल जाए, हालांकि यह बात तो सब लोग जानते हैं। बोस्की ने अनुनय विनय के स्वर में अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, ओल्गा, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। मुझे परेशान मत करो। मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ। ओल्गा ने कहा, तो कसम खाओ कि तुमको मुझसे अब भी प्रेम है। बोस्की ने दांत भींच कर कहा और एकदम से उठ खड़ा हुआ। मैं कहता हूँ, मेरी जान छोड़ो। ओल्गा गुस्से और क्षोभ से चिल्लाई, मुझे मार डालो। वह फिर फूट फूट कर रोने लगी और पर्दे के पीछे चली गई। बोस्की अपना सिर पकड़े कमरे में कुछ देर तक एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटता रहा और फिर उसने टोपी पहनी, बंदूक कंधे पर डाली और झोपड़ी से बाहर चला गया। उसके जाने के पश्चात ओल्गा बड़ी देर तक रोती हुई खाट पर पड़ी रही। पहले उसने सोचा अच्छा हो कि वह जहर खाकर सो जाए। जब बोस्की लौटे तो वह मरी हुई मिले, परंतु क्षण भर में ही उसके विचार अपने दीवान खाने, अपने पति के शयन कक्ष तक पहुंच गए और उसने कल्पना की कि वह चुपचाप दिमोक के पास बैठी शांति और सुकून का आनंद ले रही है और फिर थिएटर में बैठी इतालवी गायक माजिनी का गायन सुन रही है। गांव की एक औरत झोपड़ी में आई और भोजन की तैयारी के लिए धीरे धीरे चूल्हे की आंच तेज करने लगी। लकड़ी जलने की गंध फैल गई।
बोस्की सूर्यास्त के समय झोपड़ी में लौटा। उसने अपनी टोपी मेज पर पटकी और थकावट से चूर पीला पड़ा कीचड़ भरे बूट पहने पहने ही बेंच पर धम्म से गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, मैं थक गया हूँ। पलकें ऊपर उठाने के प्रयत्न में उसकी भौहें फड़क रही थीं। ओल्गा उसे दुलारने और यह दिखलाने की आकुलता में कि वह उससे सचमुच गुस्सा नहीं है, उसके पास पहुंच गई। चुपचाप उसका चुंबन किया और उसके बालों में कंघी फेरी। उसने चौंकते हुए कहा, क्या है? मानो कोई चिपचिपी वस्तु उससे छू गई हो, और अपनी आंखें खोलते हुए बोला, यह क्या है? मुझे चैन से रहने दो। उसने उसे अपने पास से हटा दिया। ओल्गा को महसूस हुआ कि उससे घृणा और क्रोध की भावना टपक रही है। यह झोपड़ी और यह जीवन जो शुरू में अपनी सरलता और कलात्मक बेढंगेपन के कारण आनंददायक प्रतीत होता था, अब उसे भयंकर और असह्य लगने लगा। उसने अपने को अपमानित महसूस करते हुए रुखाई से कहा, हमें कुछ समय के लिए अलग होना होगा, नहीं तो ऊब और खीज में हम लड़ बैठेंगे। आज ही मैं चली जाऊंगी। बोस्की ने झल्ला कर कहा, कैसे? झाड़ू पर चढ़कर? ओल्गा ने कहा, आज बृहस्पतिवार है और स्टीमर 9:30 बजे आएगा। बोस्की ने कहा, तो ठीक है, फिर चली जाओ। बोस्की ने नैपकिन ना होने पर तौलिए से होठ पोंछते हुए हल्के से कहा, तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगता और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि तुम्हें रोक रखने का प्रयास करूँ। जाओ, हम फिर 20 तारीख के बाद मिलेंगे। ओल्गा के मन का बोझ उतर गया। वह अपना सामान बांधने लगी। उसका मुंह संतोष से दमक रहा था। क्या यह सचमुच संभव है? उसने अपने मन में प्रश्न किया। मैं शीघ्र ही अपने दीवान खाने में बैठकर चित्र बनाऊंगी, अपने सोने के कमरे में सोऊंगी और कपड़ा बिछे हुई मेज पर भोजन करूंगी। उसके कंधों से एक बोझ सा उतर गया था और वह क्रोधित नहीं थी। मैं अपने रंग और कुचियां तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगी बोस्की, उसने कहा। यदि कुछ बचे तो तुम उन्हें साथ लेते आना। अच्छा देखो, जब मैं ना रहूं तब तुम आलसी ना बन जाना, काम करते रहना। 9 बजे बोस्की ने विदाई का चुंबन किया। ओल्गा के ख्याल में इसलिए कि उसे स्टीमर पर कलाकारों के सामने चुंबन ना करना पड़े। फिर वह उसको घाट तक पहुंचाने गया। स्टीमर शीघ्र ही आया और उसे लेकर चला गया। 2.5 दिन में वह घर पहुंच गई। अपना हैट और बरसाती उतारे बिना घबराहट में हाफते हुए वह दीवान खाने में घुस गई। वहां से खाने के कमरे में दिमोव कमीज पहने, जैकेट के बटन खोले, मेज पर बैठा कांटे से छुरी तेज कर रहा था। उसके सामने प्लेट में भुनी हुई मुर्गावी रखी हुई थी। ओल्गा घर में यह निश्चय करके आई थी कि सारी बात अपने पति से छिपाए रखनी चाहिए, और उसका विश्वास था कि ऐसा करने की योग्यता और शक्ति उसमें है भी। परंतु अपने पति की नम्र और प्रसन्न मुस्कान, उसकी आंखों में चमकते हुए सुख को देखकर उसे ऐसा लगा कि ऐसे मनुष्य को धोखा देना उसके लिए उतना ही नीचतापूर्ण, घृणित और असंभव होगा जितना कि कलंक लगाकर बदनाम करना, चोरी अथवा हत्या करना। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि जो कुछ बीती है पूरी कह सुनाए। पति को चुंबन करने और गले मिलने का अवसर प्रदान करके वह उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गई और अपना मुंह दोनों हाथों से ढांप लिया। दिमोव ने आश्चर्य और स्नेह पूर्वक पूछा, यह क्या? अरे यह क्या? उसने अपना मुंह उठाया तो शर्म से लाल हो उठी और अपराधी की भांति विनती भरी दृष्टि अपने पति पर डाली, परंतु शर्म और डर ने उसको सच बात बताने से रोक दिया। उसने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो यूं ही। दिमोव ने अपनी पत्नी को उठाकर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, अच्छा चलो बैठे, अब ठीक है, थोड़ी सी मुर्गा करी लो, तुम्हें भूख लगी होगी। वह उत्सुकता पूर्वक अपने परिचित वातावरण में सांस ले रही थी, मुर्गा खा रही थी और दिमोव स्नेह पूर्वक उसे देख रहा था और खुशी से हंस रहा था। जाड़ा आधा बीत चुका था जब दिमोव को संदेह होने लगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वह अब अपनी पत्नी से आंखें नहीं मिला सकता था, मानो स्वयं उसकी अंतरात्मा दूषित हो गई हो।
पर अब वह उससे मिलता तो प्रसन्नता से मुस्कुराता भी नहीं था, और उसके साथ एकांत में जितना कम हो सके रहने के लिए वह छोटे कद के, कटे बालों और मुरझाए से चेहरे वाले अपने मित्र कोरोत्से को बराबर अपने साथ भोजन के लिए लाने लगा। वह दोस्त ओल्गा से मिलते ही घबराहट में अपने कोट के बटन खोलने और बंद करने लगता और फिर दाहिने हाथ में अपनी बाईं मूंछ नोचने पर उतर आता। भोजन के समय डॉक्टर बात किया करते कि पेट गड़बड़ हो तो कभी कभी दिल धड़कने का दौरा पड़ता है, या यह कि कल दिमोव ने एनीमिया से मरे एक रोगी का पोस्टमार्टम किया तो उसे गालब्लेडर में कैंसर का पता चला। ऐसा लगता था कि वे इस प्रकार की डॉक्टरी बातचीत केवल इसलिए करते रहते कि ओल्गा को खामोश रहने का अवसर मिले। खाना खाने के बाद कोरोत्से पियानो पर बैठ जाता और दिमोव ठंडी सांस भर कर पुकारता, छोड़ो यार यह सब, कोई दर्द भरी धुन सुनाओ। कंधे ऊंचे उठाए अपनी उंगलियां फैलाकर कोरोत्से एक दो सुर बजाता और ऊंचे स्वर में दर्द भरे गीत गाने लगता। दिमोव एक और ठंडी सांस लेकर अपना सिर अपनी बंद हथेली पर टिका देता और विचारों में डूब जाता। ओल्गा अब अत्यंत सावधानी से रहने लगी थी। वह रोज प्रातः उठती तो उसका मन बिगड़ा होता। उस समय उसका निश्चय होता कि अब वह बोस्की से प्रेम नहीं करती और खुदा का शुक्र है कि दोनों के बीच संबंध खत्म हो गए। परंतु एक प्याला कॉफी पीने के बाद वह महसूस करती कि बोस्की ने उसके पति को उससे छीन लिया है और अब वह बिना पति और बिना बोस्की के रह गई है। फिर उसे याद आता कि उसके दोस्त किसी विशेष चित्र की बात कर रहे थे जिसे बोस्की प्रदर्शनी के लिए तैयार कर रहा था। जो चित्रकार पोलेनोव की शैली से प्राकृतिक दृश्य और दैनिक जीवन का मिश्रण था, और जिस किसी ने भी वह देखा वह उसकी प्रशंसा कर रहा था। और ओल्गा के मन में विचार आता कि उसने यह चित्र मेरे ही प्रभाव में बनाया है और मेरे ही प्रभाव में उसने हर तरह से तरक्की की है। मेरा प्रभाव इतना लाभप्रद है कि यदि मैं उसे छोड़ दूं तो वह धूल में मिल जाएगा। यह सब और इसी प्रकार की और बातें याद करके स्वयं परिणाम निकालती हुई वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनती और बड़ी बेचैनी लिए बोस्की के स्टूडियो में पहुंच जाती। वह उसे प्रायः प्रसन्नचित्त और अपने चित्र पर मुग्ध पाती, जो वास्तव में सुंदर भी था। वह उत्साह में होता, हंसी ठट्ठे की बात करता और गंभीर प्रश्नों को हंसी में टाल देता। ओल्गा को चित्र से ईर्ष्या और घृणा थी, परंतु वह सदैव ही 5 मिनट तक उसके सामने मौन खड़ी रहती और तब जिस प्रकार लोग देव प्रतिमा के सामने ठंडी सांस भरते हैं भर कर कहती, हाँ तुमने ऐसी चीज अब तक नहीं बनाई है। ओल्गा उससे प्रेम करते रहने के लिए प्रार्थना करती और विनती करती कि उसे ठुकरा ना दे। वह रोती, उसके हाथ चूमती, उससे प्रेम का आश्वासन मांगती और यह बतलाती कि उसके बिना वह भटक कर खो जाएगा। फिर उसका मिजाज बिगाड़ कर और अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए वह दर्जन या एक जान पहचान की अभिनेत्री के यहाँ नाटक के टिकट का इंतजाम करने चली जाती। जिस दिन वह स्टूडियो में ना मिलता वह उसके लिए एक पर्चा छोड़ जाती कि तुम आज ही ना आए तो जहर खाकर मर जाऊंगी। डर के कारण वह मिलने आता और भोजन के लिए रुका रहता। उसके पति की उपस्थिति होते हुए भी उसे कोई लाज ना आती और वह उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता। वह भी उसका उत्तर उन्हीं शब्दों से देती। दोनों समझते थे कि उनके संबंध उनके लिए बोझ हैं। इससे उन्हें और भी क्रोध आता और क्रोध में उन्हें इस बात का ध्यान भी नहीं रहता कि उनका व्यवहार कितना अभद्र है। यहाँ तक कि कटे बालों वाला कोरोत्से भी अब सब कुछ समझ गया था। भोजन के बाद बोस्की जल्दी से विदा होकर चल देता। कहाँ जा रहे हो? ओल्गा दरवाजे से घृणा की दृष्टि से देखती हुई उससे पूछती। त्योरियां चढ़ाते हुए किसी ऐसी स्त्री का नाम ले लेता जिसे वे दोनों जानते थे। स्पष्ट था कि वह उसकी ईर्ष्या की हंसी उड़ाना और उसे चिढ़ाना चाहता है। वह अपने सोने के कमरे में जाकर लेट जाती। ईर्ष्या, क्रोध, अपमान और लज्जा के कारण वह तकिया दांत में चबाती और जोर जोर से सिसकियां भरने लगती।
तब दिमोव कोरोस्से को दीवान खाने में ही छोड़ सोने के कमरे में जाता और कुछ झेपते हुए घबराते हुए धीमे स्वर में कहता, इतना जोर से मत रो, तुम्हें तो चुप रहना चाहिए। लोगों को इसका पता क्यों देती हो? जो हो गया उसे भूल जाओ। अपनी ईर्ष्या दबा ना पाने पर जिससे उसकी कनपटियां तक फड़कने लगती थीं और अपने मन को यह समझाते हुए कि अभी भी सब कुछ सुलझाया जा सकता है, वह उठ पड़ती, मुंह हाथ धोती, अपने आंसू भरे मुख पर पाउडर थोपती और जिस महिला का नाम बोस्की ने बताया था उसी के घर की ओर चल पड़ती। बोस्की को वहां ना पाकर वह दूसरी महिला के यहाँ, फिर तीसरी के यहाँ भागती। पहले पहल तो उसे यूं भाग दौड़ करने पर लज्जा आती थी, परंतु शीघ्र ही वह इसकी आदी हो गई। उसके जीवन का ढर्रा पिछले वर्ष की भांति ही चलता रहा। बुधवार की शामों को अदावतें होती, अभिनेता संवाद सुनाना, कलाकार चित्र बनाते, वादक वायलिन बजाता, गायक गीत गाता और ठीक 11:30 बजे खाने के कमरे का द्वार खुल जाता और दिमोव मुस्कुराते हुए कहता, आइए जनाब, कुछ खाना पीना हो जाए। ओल्गा सदैव की भांति ही नामी लोगों को खोजती रहती, उसका पता लगाती और तब भी उसे संतोष नहीं होता। वह दूसरों की खोज में लग जाती। सदैव की भांति वह रोज रात को देर से घर लौटती, पर जब वह आती तो उसे दिमोव कभी भी सोया हुआ ना मिलता, जैसा कि पिछले साल हुआ करता था। वह अपने अध्ययन कक्ष में बैठा काम कर रहा होता। वह 3 बजे सोने जाता और 8 बजे उठ जाता था। एक दिन संध्या समय जब वह थिएटर जाने से पहले शीशे के सामने खड़ी थी, दिमोव लंबा कोट पहने और सफेद टाई लगाए सोने के कमरे में आ गया। वह बड़े दीन भाव से मुस्कुराया और पहले की भांति उसने खुशी से पत्नी की आंखों में आंखें डाल दी। उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने अभी अभी अपनी थीसिस प्रस्तुत की है, उसने बैठकर घुटनों पर हाथ फेरते हुए कहा। ओल्गा ने पूछा, सफलता मिली? वह हंसा, हाँ मिली, और अपनी गर्दन ऊंची उठा ली ताकि वह अपनी पत्नी का मुंह शीशे में देख सके, क्योंकि वह अभी भी उसकी ओर पीठ किए खड़ी हुई अपने बालों को ठीक कर रही थी। हाँ मिली तो उसने फिर कहा, इसकी भी बड़ी संभावना है कि मुझे जनरल पैथोलॉजी का रीडर बना दिया जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। उसके प्रसन्न मुख और प्रफुल्लित भाव से स्पष्ट था कि यदि ओल्गा उसके आनंद और विजय उल्लास में सम्मिलित हो जाती तो वह उसे क्षमा कर देता, भूत और भविष्य दोनों ही सब कुछ भुला देता। परंतु वह यह नहीं समझती थी कि रीडर क्या होता है और जनरल पैथोलॉजी क्या है। साथ ही उसे डर था कि कहीं थिएटर पहुंचने में देर ना हो जाए, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। दिमोव कुछ मिनट तक वहां बैठा रहा और फिर इस प्रकार मुस्कुराते हुए मानो क्षमा मांग रहा हो उठकर चल दिया। वह बड़ी ही बेचैनी का दिन था। दिमोव के सिर में भयंकर पीड़ा थी। उसने सुबह चाय नहीं पी और ना अस्पताल गया, बल्कि सारे दिन अपने अध्ययन कक्ष में काउच पर पड़ा रहा। ओल्गा सदैव की भांति ही 12 बजे के बाद बोस्की के पास चली गई, उसे अपना बनाया हुआ स्केच दिखाने और यह पूछने कि वह कल उसके यहाँ क्यों नहीं आया। वह जानती थी कि उसका स्केच बहुत घटिया है और उसने वह केवल इसलिए बनाया है कि जाकर कलाकार से भेंट करने का बहाना मिल जाए। वह घंटी बजाए बिना भीतर चली गई और जिस समय वह दरवाजे के बाहर अपने ऊपर वाले रबड़ के जूते उतार रही थी तो उसे स्टूडियो में पाँव की दबी दबी आहट सुनाई दी। साथ ही औरत के कपड़ों की सरसराहट भी। जब उसने जल्दी से भीतर ताका तो उसे तेजी से छिपते एक भूरी स्कर्ट की झलक दिखाई पड़ी, जो क्षण भर के लिए चमक कर एक बड़े चित्र के पीछे लुप्त हो गई। फर्श पर एक काला कपड़ा पड़ा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कोई औरत उसके पीछे छिपी हुई है। कितनी बार स्वयं ओल्गा इस पर्दे के पीछे छिपी थी। बोस्की सकपका गया। उसने अपने दोनों हाथ उसकी ओर फैला दिए, मानो उसके आने पर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा हो। उसने बनावटी मुस्कुराहट से कहा,
आहा, खुशी हुई तुमको देखकर। कहो क्या खबर है? ओल्गा की आंखों में आंसू डबडबा आए। उसे झेप और कटुता का अनुभव हुआ, और चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, वह अपनी बात उस स्त्री के सामने नहीं कह सकती थी जो उसकी प्रतिद्वंदी थी। वह धोखेबाज जो इस समय पर्दे के पीछे खड़ी थी और शायद उस पर हंस रही थी। मैं आपको अपना स्केच दिखाना चाहती हूँ, उसने ऊंचे सहमे स्वर में कहा, और उसके होठ कांपने लगे। ओह हाँ, स्केच। बोस्की ने चित्र अपने हाथों में ले लिया और उस पर आंखें गड़ाए मानो अनमने से दूसरे कमरे में चला गया। ओल्गा उसके पीछे पीछे चली गई। वह यंत्रवत तुक मिलाते हुए बड़बड़ाने लगा। चित्र जोड़ नहीं है, अन्यत्र अन्यत्र चित्र विचित्र, यत्र तत्र कुल कलत्र। स्टूडियो से जल्दी जल्दी पग उठाने की आवाज और कपड़ों की सरसराहट सुनाई पड़ी। इसका अर्थ यह था कि वह जा चुकी है। ओल्गा के मन में एकदम से यह इच्छा हुई कि जोर से चिल्लाए, बोस्की के सिर पर कोई भारी चीज दे मारे और भाग जाए, परंतु उसे आंसुओं ने अंधा और अपमान ने दलित बना दिया था। बोस्की ने कहा, मैं थक गया हूँ, मैं कुछ चाय मंगवाता हूँ, मंगवाऊं? वह कमरे से बाहर चला गया और ओल्गा ने उसको अपने नौकर से कुछ कहते सुना। झगड़े से बचने और विशेषकर अपने को रो पड़ने से बचाने के लिए जब वह बोस्की वापस आया, वह दरवाजे से भाग आई, अपने रबड़ के जूते पहने और बाहर निकल गई। गली में बाहर पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली। उसके मन को यह अनुभव हुआ कि उसने उस असहाय अपमान की भावना को जो उसे स्टूडियो में सहना पड़ा था, एक झटके में सदैव के लिए झाड़ कर फेंक दिया। वह अपने दर्जन के यहाँ गई, फिर जर्मन अभिनेता बर्नाई के पास जो कल ही आया था, वहां से म्यूजिक की एक दुकान पर। सारे समय वह सोचती रही कि कैसे बोस्की को एक निष्ठुर कठोर पत्र लिखेगी और फिर वह बसंत या गर्मी में दिमोव के साथ क्रीमिया चली जाएगी ताकि वहां अपने बीते काल को सदैव के लिए उतार फेंके और फिर नया जीवन आरंभ करे। वह घर बहुत देर से पहुंची। कपड़े बदले बिना वह सीधे दीवान खाने में पत्र लिखने बैठ गई। दिमोव ने अपने अध्ययन कक्ष से दरवाजा खोले बिना ही आवाज लगाई। सुनो, ओल्गा ने कहा, कहो क्या चाहिए? दिमोव ने उत्तर दिया, मेरे पास मत आना, बस दरवाजे पे आ जाओ। बात यह है कि 1-2 दिन पहले मुझे अस्पताल में डिप्थीरिया हो गया और अब मेरा जी बहुत खराब है। जरा जल्दी से कोरोत्से को बुलवाओ। ओल्गा चिल्ला उठी, नहीं दिमोव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिमोव ने कमरे के भीतर से कहा, उसको बुलवा दो, मेरा जी बिगड़ रहा है। और ओल्गा को सुनाई पड़ा कि वह चलकर काउच के पास पहुंचा और लेट गया। उसको बुला दो, उसका खोखला सा स्वर सुनाई दिया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ओल्गा ने भयभीत होकर सोचा, हे भगवान। बिना किसी आवश्यकता के उसने मोमबत्ती उठाई और अपने सोने के कमरे में चली गई। वह इस उधेड़बुन में थी कि क्या करे। उसे अपने शीशे में छाया दिखाई पड़ रही थी, ऊंची फूली फूली आस्तीनों की जैकेट जिसमें आगे पीली झालर लगी हुई थी और आड़ी तिरछी धारियों वाला स्कर्ट पहने पीले भयभीत चेहरे की उसकी आकृति उसे स्वयं डरावनी तथा घृणित लगी। उसके मन के भीतर दिमोव के लिए, अपने प्रति उसके अगाध प्रेम, उसके तरुण जीवन, यहाँ तक कि उसके सूने पलंग के लिए जिस पर वह एक लंबे समय से नहीं सोया था, करुणा का एक महासागर उमड़ पड़ा। उसकी नम्र चिरस्थायी मुस्कान की उसको याद आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने कोरोस्से को एक बड़ा अनुरोधपूर्ण पत्र लिखा। रात के 2 बजे थे। ओल्गा का सिर नींद न आने से भारी था, उसके बाल उलझे हुए थे, उसके मुख से अपराधी की सी भावना झलक रही थी। वह कुरूप लग रही थी। जब वह प्रातः कोई 7 बजे अपने कमरे से बाहर निकली, एक काली दाढ़ी वाले सज्जन जो देखने में डॉक्टर लगते थे, उसके पास से कमरे की ओर गए। दवाओं की गंध फैली हुई थी। कोरोस्से अध्ययन कक्ष के दरवाजे पे खड़ा अपनी बाईं मूंछ
दाहिने हाथ से ऐंठ रहा था। उसने रूखे से स्वर में ओल्गा से कहा, क्षमा कीजिए, परंतु मैं आपको उनके पास नहीं जाने दूंगा। कहीं बीमारी आपको भी ना लग जाए, फिर उसके पास आपका जाना व्यर्थ ही है। उसे तो अब सन्निपात हो गया है। ओल्गा ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या उसे सचमुच डिप्थीरिया है? कोरोसे ने कहा, जो कोई भी खामखा ओखली में सिर देता है, मेरा बस चले तो उसे जेल भिजवा दूं। वह बड़बड़ाया, पता है उसे छूत कैसे लगी। मंगलवार को उसने एक छोटे लड़के के गले में से डिप्थीरिया की झिल्ली पाइप से चूस कर निकाली। क्या जरूरत थी? बस यूं ही मूर्खता, पागलपन। क्या यह बहुत खतरनाक है? ओल्गा ने पूछा। हाँ, कहते तो यही है, बहुत खराब केस है। लाल बालों, लंबी नाक और यहूदियों के लहजे वाला एक छोटा सा आदमी आया और उसके पीछे लंबा, झुके कंधों और बिखरे बालों वाला व्यक्ति जो पादरी सा लग रहा था, और फिर एक युवा, तगड़ा, लाल मुंह का व्यक्ति जो चश्मा लगाए था। वे सभी डॉक्टर थे जो अपने साथी को बारी बारी देखते रहते और उसकी तीमारदारी के लिए आए थे। कोरोसे अपनी बारी खत्म हो जाने पर भी अपने घर नहीं गया और कमरों में प्रेत की भांति फिरता रहा। नौकरानी डॉक्टरों के लिए चाय लाती और बार बार दौड़कर दवा की दुकान जाती, इसीलिए कमरों को साफ करने वाला कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था, उदासी छाई हुई थी। ओल्गा अपने सोने के कमरे में बैठी अपने मन में सोच रही थी कि भगवान उसे अपने पति को धोखा देने के लिए दंड दे रहा है। वह मौन, शांत व्यक्ति, दयालुता ने जिसे कमजोर कर दिया था, इस समय काउच पर पड़ा मौन ही पीड़ा को सहन कर रहा था। यदि वह शिकायत करता या सन्निपात में ही कुछ बड़बड़ाता तो उसकी देखभाल करने वाले डॉक्टरों को पता चल जाता कि विपत्ति केवल डिप्थीरिया की लाई हुई नहीं है। वे अगर कोरोसे से पूछते, वह तो सब कुछ जानता था और यह अकारण ही नहीं था कि वह अपने मित्र की पत्नी को ऐसी निगाहों से देख रहे जो यह कहती प्रतीत होती थी कि असली दुष्टात्मा वही थी और डिप्थीरिया तो केवल उसका सहयोगी मात्र था। ओल्गा की चांदनी रात, प्रेम के आश्वासन, किसान की झोपड़ी का काव्यपूर्ण जीवन, सब कुछ वह भूल गई और उसे केवल एक ही बात याद रही कि वह सिर से पांव तक किसी गंदी चिपचिपी वस्तु में पड़ी है और कभी भी धोकर इस गंदगी को साफ नहीं कर सकती। और ऐसा घटिया मौज उड़ाने की उसकी कोरी चंचलता के कारण ही हुआ है। उसने बोस्की के साथ अपने अशांत प्रेम को याद करते हुए अपने मन से कहा, ओह, मैं कितनी झूठी रही हूँ। भस्म हो जाए वह सब कुछ। फिर उसे ऐसा लगता मानो अभी अभी ईश्वर का प्रकोप उस पर आ पड़ेगा, क्योंकि छूत लगने के डर से वह अपने पति के अध्ययन कक्ष में एक बार भी नहीं गई थी। उस पर संताप की भावना छाई हुई थी और उसे इस विश्वास ने पीड़ित कर रखा था कि उसका जीवन ऐसा नष्ट हो गया है कि अब उसे कभी नहीं सुधारा जा सकता। भोजन समाप्त होने पर शीघ्र ही अंधकार हो गया। जब ओल्गा दीवान खाने में गई तो उसे कोरोसे सोफे पर सोता मिला। उसका सिर रुपहले धागे से कड़ी रेशमी गद्दी पर पड़ा था। वह खर्राटे ले रहा था। डॉक्टर जो आते और चले जाते, वे सारी अव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं देते थे। दीवान खाने में खर्राटे लेता हुआ कोई बेगाना मनुष्य, दीवारों पे टंगे हुए चित्र, अजीबोगरीब सज्जा, घर की मालकिन का उलझे बाल लिए घूमना और उसके अस्त व्यस्त कपड़े, अब कोई बात भी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करती थी। ओल्गा जब दूसरी बार दीवान खाने में गई तो कोरोसे आंखें खोले सोफे पर बैठा पाइप पी रहा था। उसने दबे स्वर में कहा, उसे नाक का डिप्थीरिया है, दिल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, हालत बुरी है। समय अत्यंत कष्टदायक मंद गति से बीत रहा था। ओल्गा पूरे कपड़े पहने अपने बिस्तर पर, जो सवेरे से उलझा पड़ा था, ऊँघ रही थी। उसे ऐसा लगता था पूरा घर फर्श में से लेकर छत तक लोहे के एक भारी ढेर से भरा हुआ है और लगता है कि बस यह ढेर हटा दिया जाए तो सभी खिल जाएंगे। चौंक कर वह उठी तो उसने अनुभव किया कि यह लोहे का ढेर नहीं बल्कि दिमाग की बीमारी है।
उसका कोई अंत नहीं था। यद्यपि नीचे की मंजिल में घड़ी लगातार घंटा बजाती लग रही थी, रह रहकर घंटी बजती थी। डॉक्टर लोग दिमोब के पास आते। नौकरानी थाली में एक खाली गिलास लिए कमरे में आई। आपका बिस्तर ठीक कर दूं मालकिन, उसने पूछा। कोई उत्तर ना मिलने पर वह फिर बाहर चली गई। नीचे घड़ी ने घंटा बजाया। ओल्गा ने सपने में देखा कि बोल्गा पर वर्षा हो रही है। फिर से उसके कमरे में कोई व्यक्ति आया, शायद कोई परिचित था। ओल्गा खाट पर से खड़ी हो गई। उसने कोरोसे को पहचान लिया। क्या समय होगा, उसने पूछा। लगभग 3। वह कैसे हैं? कोरोसे ने कहा। कैसे? मैं तुम्हें बताना आया हूँ कि वह मर रहा है। उसने सिसकी दवा ली और खाट पर उसके पास बैठकर आस्तीन से आंखें पोंछी। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाई, उसे काठ मार गया था। और फिर धीरे धीरे वह अपने सीने पर सलीब का निशान बनाने लगी। कोरोस्के ने दोहराया, मर रहा है, और फिर से सिसकी भरी। मर रहा है क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। विज्ञान की कितनी बड़ी क्षति है यह, उसने कटुता से कहा। हम सबके तुलना में वह एक महान मनुष्य, एक अद्भुत मनुष्य था। कैसी प्रतिभा थी उसमें। हम सबको उसने कितनी आशाएं दी थी। कोरोसे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोलता रहा। हे भगवान, वह कितना बड़ा वैज्ञानिक होता, कितना महान वैज्ञानिक, जैसा ढूंढे ना मिले। दिमोब, तुमने क्या कर दिया हे भगवान। निराशा में कोरोसे ने अपना मुंह दोनों हाथों से ढांप लिया। किसी पर उसका क्रोध बढ़ता गया। दयालु, पवित्र, स्नेहमय, निर्मल आत्मा। आदमी नहीं, दर्पण था। उसने विज्ञान की सेवा की और विज्ञान के लिए ही प्राण दे दिए। बैल की तरह दिन रात काम करता था। किसी ने भी उस पर तरस नहीं खाया। वह तरुण, विद्वान, भविष्य का प्रोफेसर, और रात रात बैठकर अनुवाद करने को विवश हुआ। इन सब चित्रों का दाम चुकाने के लिए कोरोत्से ने ओल्गा की ओर घृणा की दृष्टि से देखा। चादर को दोनों हाथों से पकड़ा, क्रोध से उसे नोच डाला, मानो अपराध उसी चादर का हो। उसने भी स्वयं अपने पर तरस नहीं खाया, किसी ने भी उस पर तरस नहीं खाया। पर अब बात करने से क्या लाभ। ओल्गा को उसके साथ अपना पूरा जीवन प्रारंभ से अंत तक विस्तार से याद आया। हर छोटी बड़ी बात याद हो आई और एकदम से उसे लगा कि वह मनुष्य सचमुच अद्भुत था। उसकी जान पहचान के सभी लोगों की तुलना में एक बिरला महान व्यक्ति था। उसे अपने स्वर्गीय पिता और उनके सभी डॉक्टर मित्रों का उसके प्रति व्यवहार याद आया और उसे अनुभव हुआ कि सभी उसको भविष्य का एक महान व्यक्ति समझते थे। दीवारें, छत, लैंप, फर्श की दरी, सभी उसको ताना देते लग रहे थे, मानो कह रहे हो, तू चूक गई, तू चूक गई। वह सोने के कमरे से रोती हुई दौड़ी, दीवान खाने में किसी अपरिचित व्यक्ति के पास से बढ़ी और लपक कर अपने पति के कमरे में पहुंच गई। वह काउच पर निश्चल पड़ा था और कंबल से कमर तक उसका शरीर ढका हुआ था। उसका मुंह भयानक ढंग से खिंचा और पतला हो गया था और उस पर ऐसा भूरा पीलापन छा गया था जो किसी जीवित मनुष्य की त्वचा पर नहीं होता। केवल उसके माथे, उसकी काली भौं और उसकी परिचित मुस्कान से पता चलता था कि वह दिमोब है। ओल्गा ने उसकी छाती, माथे और हाथों को जल्दी जल्दी छुआ। छाती अभी तक गर्म थी, परंतु माथा और हाथ अप्रिय ढंग से ठंडे हो चुके थे और अब खुली आंखें ओल्गा पर नहीं बल्कि कंबल पर लगी हुई थी। उसने जोर से पुकारा, दिमोब, दिमोब। वह उसे समझाना चाहती थी कि जो कुछ हुआ गलत हुआ और अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। जीवन को अभी भी सुंदर और आनंदमय बनाया जा सकता है। वह एक असाधारण, अद्भुत, महान व्यक्ति है और वह जीवन भर उसकी पूजा करेगी, उसके आगे शीश नवाएगी। उसने उसका कंधा हिलाते हुए पुकारा, दिमोब, दिमोब, दिमोब। उसे विश्वास नहीं होता कि वह अब फिर कभी नहीं उठेगा। उधर दीवान खाने में कोरोसे नौकरानी से कह रहा था,
पूछने की बात ही क्या है, गिरजाघर जाओ और वहीं पूछ लेना कि भिखारिनें कहाँ रहती हैं। वे सबको नहला देंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी, सारा काम कर देंगी। यह थी एंटोन चेखव की कहानी तितली, जो हमें सिखाती है कि केवल सुंदर दिखना पर्याप्त नहीं है, किसी को समझा जाना भी जरूरी है। संवेदनशीलता के अभाव में इंसान अकेला रह जाता है। नायिका का जीवन खोखला और अस्थिर दिखाया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।